गुड इवनिंग। कहाँ खत्म किया लास्ट? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या था मोनोटोनिक प्रेफरेंस? या तो उस कॉमोडिटी की दोनों यूनिट्स है ना, दो गुड्स हैं उसकी दोनों क्वांटिटी ज़्यादा मिलती हो, या फिर एक की ज़्यादा और एक की कांस्टेंट है ना, जितनी पहले मिल रही थी उतनी मिले। उस अजम्पशन को मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। और इसी वजह से हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आईसी की, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और एक कल की क्लास में हमने एमआरएस एक्सवाई का मीनिंग पढ़ा था। इट इज अ रेट एट विच यूनिट्स ऑफ वन कॉमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। फॉर्मूला एमआरएस एक्सवाई इक्वल्स टू डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है बजट लाइन। बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहा जाता है। टॉपिक नेम इज बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट का मतलब क्या होता है? है ना, कंज्यूमर हमेशा अपना बजट लेके चलता है। मार्केट में कुछ खरीदने भी जाएंगे तो दुकानदार अपन को बोलता तुम्हारा बजट कितना है, उस हिसाब से अपन को वो आइटम्स दिखाता है। तो बजट के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? हमारी इनकम होती है। हमारे पास पैसा कितना है ना, वो हमारे बजट को डिसाइड करता है। लेकिन इनकम के साथ साथ जिस कमोडिटी को हम परचेज कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर पाएंगे ये डिपेंड करेगा उसकी प्राइस के ऊपर। इस पर डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर। अगर हमारे पास 100 रुपीज है और जो कमोडिटी हम खरीदने वाले हैं उसकी प्राइस 20 रुपीज है, तो हम कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज कर पाएंगे? 5 कर पाएंगे ना। 100 रुपीज टोटल इनकम है और जो आइटम हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी प्राइस मान लो 20 रुपीज पर केजी है, तो 20 रुपए के हिसाब से टोटल 5 केजी आइटम हम परचेज करेंगे तो 100 रुपए हमारे खर्च हो गए। तो इनकम के साथ साथ जो कमोडिटी हम परचेज करेंगे उसकी प्राइस भी बजट के अंदर रोल प्ले करती है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है बजट के अंदर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। जो भी कमोडिटी वो परचेज करेगा उसकी प्राइस और साथ में कंज्यूमर की इनकम, इन दोनों से क्या बनता है? कंज्यूमर का बजट बनता है ना। अब बजट लाइन क्या होती है? तो जैसे हमने पीपीसी का मीनिंग लिखा है, जैसे हमने आईसी का मीनिंग लिखा है, वैसे ही बजट लाइन का भी मीनिंग होता है। वहां पर भी दो गुड्स आएंगे, जैसे कि पीपीसी में भी दो गुड्स थे, आईसी में भी दो गुड्स थे, बजट लाइन के अंदर भी कितने गुड्स आएंगे? दो गुड्स आएंगे। तो जैसे हमने आईसी का मीनिंग लिखा था, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। सेम चीज अपन ने पीपीसी में भी लिखी थी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। बस थोड़ा सा आगे का कंटेंट चेंज हुआ था। पीपीसी में हमने लिखा था विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोड्यूसर विद गिवन रिसोर्सेज। आईसी में हमने लिखा विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और बजट लाइन में हम लिखेंगे विच परचेज्ड बाय ए कंज्यूमर विद गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो इसका बजट लाइन का मीनिंग क्या होगा? इट इज अ ग्राफिकल presentation of maximum possible combinations of two goods which can be purchased by a consumer with his given level of income and prices of the goods। बजट लाइन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। यहां तक हमारे सेम डेफिनेशन है जो पीपीसी में भी थी और आईसी में भी थी। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर का बजट है ये, तो बजट में वो क्या करेगा? विच कैन बी परचेज्ड बाय ए कंज्यूमर विथ हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स। क्योंकि प्राइस भी मैटर करेगी, कितनी क्वांटिटी वो परचेज कर पा रहा है, इसलिए उसकी इनकम भी जरूरी है और कमोडिटीज की प्राइस भी जरूरी होती है, और उसके बेसिस पर वो कॉम्बिनेशंस बनाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन को डायग्राम जो बनाना, डायग्राम किससे बनता है? कुछ न्यूमेरिकल
इंफॉर्मेशन से बनेगा, और जो टेबल हम बनाते हैं उस टेबल को बोलते हैं सेट या शेड्यूल। जैसे आईसी का भी सेट और शेड्यूल था, पीपीसी का भी सेट और शेड्यूल था, तो इसी तरह से हमारी बजट लाइन का भी सेट और शेड्यूल होगा। तो अपन बजट सेट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बजट सेट, या इसी को हम कहेंगे शेड्यूल। कभी कभी एग्जाम में इसका मीनिंग भी पूछा जाता है, जैसे पीपीसी है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या है, या इंडिफरेंस कर्व सेट क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, या बजट सेट या बजट शेड्यूल क्या होता है। तो सेम डेफिनेशन होती है, केवल यहाँ टेबल बनाते हैं अपन, तो इसका प्रेजेंटेशन टेबल में होता है, इससे चेंज क्या होता है, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ बाकी पूरा सेट। वो डिफाइन किसका हो जाएगा, जो सेट या शेड्यूल हो, चाहे वो पीपीसी हो, इंडिफरेंस कर्व हो, चाहे बजट लाइन। यहाँ पर अगर सेट का मीनिंग पूछा जाएगा तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या कर देंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन, बाकी पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर बजट सेट बनाते हैं। बजट सेट बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक तो इनकम होनी चाहिए। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो सपोज एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपये और वो 2 गुड्स परचेज करेगा, हमने यहाँ लिखा 2 गुड्स। 2 गुड्स कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर, जैसे आईसी के अंदर 2 गुड्स होना कंपल्सरी था, यहाँ पर दोनों गुड्स की क्वांटिटी होना कोई कंपल्सरी नहीं है। कंज्यूमर की चॉइस है तो दोनों गुड्स परचेज करे, कंज्यूमर की चॉइस है तो वो केवल एक गुड्स परचेज करे, दूसरे को परचेज नहीं करे। ये डिपेंड किस पर करेगा, कंज्यूमर की चॉइस पर डिपेंड करेगा। अपन एक फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक एजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, क्यों होता है, तो खुद डिसाइड कर सकता है उसे क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है। यहाँ पर वो सेल्फ इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है, वो एक्स क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, वाई करे, वो उसकी इच्छा है। 2 गुड्स वो परचेज करेगा, एक एक्स कमोडिटी, दूसरी वाई कमोडिटी। अगर वो एक्स परचेज करता है तो उसकी सपोज प्राइस जो है 10 रुपीज, और तो वाई परचेज करता है तो उसकी प्राइस कितनी है, 20 रुपीज। कंज्यूमर की इनकम हमें पता है 100 रुपीज, 2 गुड्स वो परचेज करेगा, दोनों की प्राइसेस हमें पता है 10 और 20। इससे अपन क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो सबसे पहले अपन इसको कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहला कॉलम कॉम्बिनेशन, फिर क्या आता है, गुड एक्स और गुड वाई। अब पहला कॉम्बिनेशन सपोज एक कंज्यूमर ने बनाया और उसने ये सोचा कि मैं एक्स कंज्यूम नहीं करूँगा। एक्स जब कंज्यूम नहीं करेगा तो एक्स पे उसका कुछ खर्चा हुआ क्या, एक्स कमोडिटी के लिए उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो एक्स की उसने 0 यूनिट मान लो कंज्यूम करने का डिसाइड किया, तो एक्स की 0 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो अभी उसके पास पूरे 100 रुपये बचे हुए और 100 रुपये से वो वाई कमोडिटी परचेज करता है। तो वाई कमोडिटी की रेट क्या है, 20 रुपीज। उसके पास टोटल 100 रुपये है, तो 20 रुपये की रेट का उसे एक आइटम परचेज करना है। तो 100 रुपये में कितनी क्वांटिटी आएगी, 5 आ जाएगी ना। तो यहाँ पर वाई की क्वांटिटी कितनी आएगी, 5 है। ये उसने पहला कॉम्बिनेशन बनाया। अब वो एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करता है। सपोज वो सोचता है कि एक्स कमोडिटी की कितनी यूनिट्स परचेज करूँ, 2 यूनिट्स। चाहे तो 1 भी कर सकता है। अगर हम लोग 1 करेंगे ना, हमारी टेबल में प्रॉब्लम आएगी, पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 रुपीज खर्च हो जाएगा अगर 1 यूनिट खरीदता है, बचेंगे 90 और 20 का डिवाइड डेसिमल से चला है। इसलिए अपन को डेसिमल्स को इग्नोर करने के लिए अपन एग्जैक्ट नंबर लेते हैं। तो उसने 2 यूनिट्स यहाँ पर सपोज कंज्यूम करी। 2 यूनिट्स कंज्यूम करने का मतलब एक्स पर कितना खर्चा हुआ, 40 रुपीज, एक्स पर सॉरी 20 रुपीज, 10 रुपये रेट है। 2 आइटम उसने खरीदे, 2 यूनिट्स खरीदी, 20 रुपये उसके खर्च हुए। 100 में से 20 गए, कितने बचे, 80 रुपीज। 80 रुपीज में वाई की कितनी आई, 4 यूनिट्स। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन बनाता है, जब वो सोचता है कि 4 यूनिट्स को एक्स की परचेज करेगा। 4 यूनिट ऑफ एक्स परचेज कर रहा है, इसका मतलब उसका टोटल खर्चा कितना हो गया एक्स पर, 40। 4 × 10 यूनिट के हिसाब से 40 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने, 60। अब 60 में वाई की कितनी आ जाएगी, 3। फिर एक डी कॉम्बिनेशन और बनाता है। यहाँ पर वो सोचता है इसकी 6 यूनिट्स परचेज करें। 6 × 10 60 खर्च हो गया, बचा कितना, 40। 40 में वाई की कितनी आएगी, 2। फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाएगा ई, और यहाँ पर कंज्यूम करेगा 8 यूनिट ऑफ एक्स। 80 खर्च हो गए, बचे कितने, 20। 20 से कितना आएगा, 1 यूनिट। यहाँ आएगी 1 यूनिट। फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाता है एफ, वो सोचता है मैं 10 यूनिट्स इसकी कंज्यूम करूँ। तो 10 × 10 100 पूरे खर्च हो गया, तो वाई के लिए उसके पास
कुछ भी नहीं बचा, तो y की यूनिट्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्योंकि उसकी इनकम 100% यूटिलाइज होगी। ये जो टेबल हमारे पास है, इस टेबल को बोला जाता है बजट सेट या बजट शेड्यूल। और इस टेबल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, बजट लाइन। अब डायग्राम बनाना आता है, अभी तक बनाते आ रहे हैं। x एक्सिस पे यूनिट ऑफ x लिखेंगे, y एक्सिस पे यूनिट ऑफ y लिखेंगे। यूनिट्स ऑफ x, यूनिट्स ऑफ y। इधर अपने पास 2 के इंटरवल से लिख सकते हैं अपन, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10। इधर अपने पास 0 से 5, 1 1 से 1, 2, 3, 4, 5। 2 0 पर 5, पहला पॉइंट यहीं पर मान लेगा। फिर 2 पर 4, फिर 4 पर 3, 6 पर 2, 8 पर 1, 10 पर 0। यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सारे डॉटेड पॉइंट एक ही लाइन में मिलेंगे। तो ये लाइन जो बनेगी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस लाइन को क्या बोलेंगे, बजट लाइन या प्राइस लाइन। प्राइस। इसको प्राइस लाइन क्यों कहा जाता है, उसका रीजन है। देखो अपन ने यहाँ पर जो क्वांटिटी फाइंड करी ना, ये क्वांटिटी कैसे आई हमारे पास, प्राइस से। कैसे आई, यहाँ पर हमारे पास जो इनकम थी ना, उस इनकम में हमने उस कमोडिटी की प्राइस का डिवाइड किया। यहाँ पर हमने y में px का डिवाइड किया, तो x कमोडिटी की क्वांटिटी में पता चला। तो y कमोडिटी उसमें हमने py का डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि y की कितनी क्वांटिटी है। और ये कॉम्बिनेशन हमारे हमेशा इक्वल बैलेंस में चलते हैं। बैलेंस का मतलब हमारे रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो रहे, दोनों कॉम्बिनेशन को मिला। यहाँ पर हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ, यहाँ पर 100 रुपये खर्च हुए, यहाँ पर 20 रुपये खर्च हुए, यहाँ पर 80, 20 रुपये रेट है, यहाँ 20 रुपये खर्च हुए, यहाँ पर 80, 20 और 80 100, यहाँ पर 40 खर्च हुए, यहाँ 60 खर्च, दोनों मिला के 100। यानी ये बैलेंस में चलता है। जितना हमारे पास इनकम है, उस इनकम का 100% अपन क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर इस y को अपन इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इस px को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। px इसके ऊपर जा सकता है, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, इक्वल में जब कोई वैल्यू होती है, ये y इधर आ जाएगा, px इधर चला जाएगा। क्या बचा, y अपॉन y इक्वल्स टू px अपॉन py। इस y अपॉन y का मतलब 1 होगा। हां, y से y कट गया तो 1 बचा। कि 1 क्या शो करता है, कि 1 शो करता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। 1 क्या शो करेगा, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन 1 का मतलब है कांस्टेंट। बजट लाइन का जो स्लोप है क्या है, कांस्टेंट है। इस वजह से स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसा अपन ने आईसी के अंदर पढ़ा था एमआरएस एक्सवाई, एमआरएस एक्सवाई डिक्रीजिंग आ रहा था, इसलिए वो कॉन्वेक्स शेप का बनता था। पीपीसी में हमने पढ़ा था एमओसी, तो क्या आ रहा था, इंक्रीजिंग, इसलिए पीपीसी का शेप क्या था, कॉनकेव जैसा बनता था। यहाँ पर px अपॉन py कांस्टेंट है ना, रेशियो देखो यहाँ पर, इधर कितना अपन ने गेन किया है, 2 का गेन कितना हो रहा है, 2 का सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, सैक्रिफाइस 1 का 1/2, फॉर्मूला वही चलेगा, डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, जो एमआरएस में था, जो एमओसी में था। तो 1/2 यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना से गेन हुआ, सैक्रिफाइस 1 का, गेन कितना हुआ, 2 का, 1/2 सब जगह सेम आएगा, यानी कि वैल्यू 0.5। इसका मतलब सब जगह क्या है, कांस्टेंट। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बजट लाइन के स्लोप को हम px अपॉन py के रूप में डिनोट करते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा था आईसी का स्लोप होता है एमआरएस एक्सवाई, पीपीसी का स्लोप होता है एमओसी, ऐसे बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, px अपॉन py। स्लोप ऑफ बजट लाइन बहुत सारी बार एमसीक्यूज आते हैं, उसमें दे देंगे अपन को स्लोप ऑफ बजट लाइन इज, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन इस टाइप का, px अपॉन py इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में py अपॉन px भी देंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, px अपॉन py। किसका स्लोप है, बजट लाइन का स्लोप ऑफ बजट। क्या होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन, px अपॉन py। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। y अपॉन px इक्वल टू ये y अपॉन py की जगह ना, ये जो बजट लाइन है, इसमें 2 पॉइंट अपन मार्क कर रहे हैं। एक इनसाइड, जैसे F तक तो हमारे पास है,
जैसे पीपीसी में मार्क की थी, याद है, इनसाइड कोई पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट होता था तो उसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते थे, है ना, पीपीसी के बाहर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बजट लाइन के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसका मतलब क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इस बजट लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट मार्क करते हैं अपन तो वो अनअटेनेबल पॉइंट या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। तो 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए, एफ तक तो आपने यहाँ लिखा है, इस पर मार्किंग करिए, ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से मार्किंग करी। अब एफ के बाद मान लो ये जी पॉइंट अपन ने मार्क किया बाहर, इस जी पॉइंट का नाम क्या होगा, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी इतना हमारा बजट नहीं कि हम इस पॉइंट तक जा सके, क्योंकि इस पॉइंट पर जाने के लिए इतनी क्वांटिटी लानी पड़ेगी, क्वांटिटी वाई की भी ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी और एक्स की भी ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब या तो हमारे पास ज़्यादा इनकम हो या फिर प्राइसेस कम हो जाए। 2 कंडीशन हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं, या तो इनकम बढ़ जाए या फिर वो जो कॉमोडिटी हो क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे। लेकिन जो कंडीशन है उसमें इनकम को भी कांस्टेंट मानना है और प्राइस को भी कांस्टेंट मानना है। इस वजह से इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जी पॉइंट को अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। और अगर कोई पॉइंट इनसाइड पीपीसी है, जैसे एच पॉइंट है, तो इसका नेम होगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर अंदर स्पेस नहीं तो एरो बना के बाहर लिख दीजिए उसको, ठीक है ना। अंडर यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब ये है इस पॉइंट को जैसे अपन ज्वाइन करेंगे जैसे लाइन बनेगी, तो क्वांटिटी मान लो इसकी 3 आ रही, इसकी 4 आ रही, तो अगर हम 5 क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं और इस पॉइंट के हिसाब से हम 3 कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास इतना इनकम तो है कि हम 5 क्वांटिटी परचेज करें, और इसकी 10 करें लेकिन 4 ही कर रहे हैं, इसका मतलब हमने पूरे रिसोर्सेज को यूज नहीं किया है। यहाँ पर y की 3 इंटू कितना होता है, y की 3 करेंगे तो 60 और इसकी 4 करेंगे तो 40, 60 40 100, इस पर तो इक्वल हो रहा है। लेकिन हम इतनी क्वांटिटी परचेज कर सकते, इतना हमारा बजट है, कैपेसिटी है हमारे पास 5 और 10 तक, लेकिन इसमें अपन कम परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इनसाइड है। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? इट मीन्स कंज्यूमर नॉट यूटिलाइज हिज रिसोर्सेज 100%, और पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन इज कॉल्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। What is meaning of unattainable combination? A point outside the budget line is called unattainable combination. बजट लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का नेम देंगे, ठीक है। और इस बजट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप मार्क कर दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं इसको या नोट करना है? ये से लाइन वाइन मत बनाना, केवल पॉइंट मार्क करना, ठीक है ना। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? बजट लाइन इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो इक्वेशन क्या होती है इसकी, देखिए, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज ऑलवेज इक्वल टू एम या वाई। एम भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। यहां पर पी एक्स का मतलब क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी। पी वाई प्राइस ऑफ वाई कॉमोडिटी एंड क्यू वाई मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई कॉमोडिटी। और एम का मतलब इनकम होता है, मनी, एम फॉर मनी। तो एम मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अपन एम भी लिख सकते हैं और वाई भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे सही होगा। बुक में आपके एम लिखा हुआ है, बाकी जनरली हम वाई भी लिखते हैं। इसी इक्वेशन को हम
अगर हम गुड्स को XY मानते तो ये लिखना है, अगर हम गुड्स को 1 2 मानते हैं तो गुड 1 और गुड 2 लिखा जाएगा। तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P1 Q1 प्लस P2 Q2 इक्वल्स टू M या Y। अब ये बजट लाइन इक्वेशन हमें क्या शो करती है कि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज लिखी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इधर हमारा राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वैल्यूज लिखी है ये हमारा एक्सपेंडिचर है ना, हमने एक्सपेंडिचर ही तो पे किया है कि हमने सपोज x की 1 यूनिट कंज्यूम करी है और उसकी प्राइस 10 है, तो 1 इंटू 10, 1 क्वांटिटी और प्राइस 10, तो x पर उसका टोटल 10 रुपीज एक्सपेंडिचर हुआ। y की उसने मान लो 3 यूनिट्स परचेज करी है, तो 3 यूनिट्स क्वांटिटी में कितना आएगा 3, प्राइस में कितना आएगा, मान लो 20 प्राइस है, तो 3 इंटू 20 60, 60 प्लस 10 70, यानी कि उसके पास टोटल इनकम 70 रुपीज थी, उसको उसने खर्च कर दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज होती है कंज्यूमर का क्या है, एक्सपेंडिचर है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है, इनकम। तो बजट लाइन इक्वेशन ये कहती है कि जितनी इनकम होती है उतना ही कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर होता है। कभी भी एक कंज्यूमर अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता है, जितनी उसकी इनकम होगी उतना ही उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो बजट लाइन इक्वेशन हमें यही शो करती है। तो इसमें एक लाइन हम लिखेंगे, इट शोज दैट कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर always equal to his इनकम। बजट लाइन इक्वेशन हमें बताती है कि कंज्यूमर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, उसकी इनकम के इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब आगे अपन एक और चीज पढ़ रहे हैं, नोट अभी रुक जाओ, बाद में करना, समझ लो पहले। एक टॉपिक है बजट कॉन्स्ट्रेंट, इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये भी, बजट कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? यस, कॉन्स्टेंट, नॉट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट, CONSTRAINT, बजट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट या प्रतिबंध, है ना, या अवरोध, ये इसके मीनिंग है। तो बजट कॉन्स्टेंट क्या अवरोध करता है, क्या प्रतिबंध लगाता है, क्या रुकावट लगाता है? तो ये बताता है कि एक कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर कभी भी उसकी इनकम को एक्सीड नहीं करेंगे। या तो उसके एक्सपेंडिचर इनकम के इक्वल होंगे या फिर उसके एक्सपेंडिचर इनकम से कम होंगे, लेकिन कभी भी उसके एक्सपेंडिचर इनकम को एक्सीड नहीं करते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन इक्वेशन के फॉर्मेट में, Px Qx प्लस Py Qy, लेकिन अपन लिखेंगे इसको इस तरह से। ये सिंबल किसका है? ग्रेटर देन और इक्वल का। ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगी? उसकी इनकम होगी, यानी कि एक्सपेंडिचर हमेशा इनकम के इक्वल या इनकम से कम ही होते हैं, इनकम से कभी भी ज्यादा नहीं होंगे ये चीज। इसको हम बोलते हैं बजट कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इट शोज दैट कंज्यूमर नेवर स्पेंड मोर देन हिज इनकम। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर, इट शोज दैट कंज्यूमर नेवर स्पेंड मोर देन हिज इनकम। कंज्यूमर अपनी इनकम से कभी भी ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बजट कांस्टेंट। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? बजट लाइन इक्वेशन। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखो, बजट लाइन इक्वेशन हो गई, बजट कांस्टेंट हो गया। अब एक टॉपिक बजट लाइन से रिलेटेड है, शिफ्ट चेंज इन बजट लाइन। जैसे पीपीसी का चेंज पढ़ा था अपन ने, याद है? पीपीसी में चेंज टॉपिक था, शिफ्ट इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी। सेम थिंग यहां पर भी है, चेंज इन बजट लाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, शिफ्ट इन बजट लाइन एंड सेकेंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन, है ना। सेम वो चार्ट अपन जैसे पीपीसी में ड्रॉ किया था वैसे चार्ट यहां पर अपन बनाएंगे।
टॉपिक नेम क्या है? चेंज इन बजट लाइन. There are two types of change. First is shift in budget line और सेकंड क्या है? रोटेशन इन बजट लाइन. शिफ्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का. कौन कौन सा? या तो हमारा बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा. तो फर्स्ट हो गया राइटवर्ड शिफ्ट और सेकंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट. रोटेशन भी 2 तरह का हो सकता है, राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड रोटेशन. राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जैसे ये बजट लाइन अपन ने बना रखी है. अब इस बजट लाइन का राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरह से. तो ये बजट लाइन, इसको अपन नाम दे देते हैं PQ. इस वाले पॉइंट को नाम दे दीजिए RS. तो हमारी बजट लाइन पहले क्या थी? PQ थी. अब शिफ्ट होके क्या हो गई? RS हो गई है. तो इसका मतलब पहले के कंपैरिजन हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं या कम? ज्यादा कर रहे हैं ना. तो उसका रीजन क्या होगा? ऐसा कब हो सकता है कि हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करें? या तो क्या हो जाए? इनकम ज्यादा हो जाए. इसके 2 रीजन हो सकते हैं. या तो कंज्यूमर की इनकम क्या हो, यानी कि इनकम इंक्रीज हो जाए, या फिर जो PX और PY है वो क्या हो जाए? कम हो जाए. कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे. तो ये 2 रीजन इसके हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो या फिर प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स डिक्रीजेस. और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसका अपोजिट होगा. बजट लाइन PQ है, इधर शिफ्ट हो गई है RS. तो इसके रीजन क्या होंगे? इनकम डिक्रीज हो गई हो या फिर प्राइस इंक्रीज हो गई. दोनों गुड्स की प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए. तो इसके रीजन अपन लिखेंगे. रीजंस फर्स्ट, इनकम क्या होगी? डिक्रीज. और दूसरा प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y क्या हो गई हो? इंक्रीज हो गई हो. तब बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है. राइटवर्ड शिफ्ट को हम फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं ना, फॉरवर्ड शिफ्ट. और लेफ्टवर्ड को क्या बोलेंगे? बैकवर्ड. अब है रोटेशन. रोटेशन का मतलब किसी एक साइड पर चेंज होना, या तो X एक्सिस पर चेंज होगा या Y एक्सिस पर चेंज होगा. तो राइटवर्ड रोटेशन X एक्सिस पे भी हो सकता है और Y एक्सिस पे भी हो सकता है. इसी तरह से लेफ्टवर्ड रोटेशन X एक्सिस पे भी हो सकता है और Y एक्सिस पे भी हो सकता है. इसमें 2 कंडीशन अपन पढ़ सकते हैं. 2 कंडीशन क्या? ऑन X एक्सिस और दूसरा ऑन Y एक्सिस. X एक्सिस पे क्या होगा? राइटवर्ड अपन पढ़ रहे हैं ना. तो राइटवर्ड का मतलब जैसे ये हमारी बजट लाइन है, X पर राइट साइड में मूव करेगा, है ना. X एक्सिस ये है, तो इसमें रोटेशन का मतलब इस तरह से होगा. ये Y का पॉइंट चेंज नहीं हुआ. Y तो जितना पहले था उतना ही है, लेकिन X की क्वांटिटी अब क्या हो गई? जैसे मान लो ये PQ लाइन है, तो यहां पर ये R पर चला गया. तो प्रोडक्शन पहले Q पर था X का, अब प्रोडक्शन कितना हो रहा है? R हो रहा है. इसका मतलब X कमोडिटी का हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं. तो उसका क्या रीजन होगा? इनकम ज्यादा हो गई, तो केवल अपनी इनकम को कहां स्पेंड कर रहा हो? X कमोडिटी पर. तो इसका रीजन अपन लिखेंगे मोर इनकम स्पेंड ऑन X. या फिर दूसरा रीजन क्या हो? प्राइस ऑफ X
कम हो गई, y की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। x सस्ता हो जाएगा तो हम x की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे। इसी तरह से y एक्सिस में भी राइटवर्ड रोटेशन हो सकता है। अब y एक्सिस पर राइटवर्ड कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, है ना? तो ये रोटेशन इस तरह से हो सकता है। यहां पर पहले P क्या Q प्रोडक्शन था, अब इसको मान लो R प्रोडक्शन करें, तो ये क्या हो रहा है? y एक्सिस पर राइटवर्ड रोटेशन है। इसके रीजन क्या होंगे? इसका पहला रीजन, मोर इनकम स्पेंड ऑन y, मोर इनकम स्पेंड ऑन y, और सेकेंड प्राइस जो है किसकी कम हो गई? वो y की कम हो गई। ऐसे ही सेम अपन लेफ्टवर्ड रोटेशन पढ़ेंगे तो लेफ्टवर्ड में ये एरो इधर आ जाएगा, है ना, मेन लाइन ये होगी, फिर ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसका रीजन क्या बनेगा? लेस इनकम स्पेंड ऑन x, इनकम हम x पे कम स्पेंड कर रहे हैं तो x की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और दूसरा रीजन, x की प्राइस इंक्रीज हो गई हो तो हम x की कम क्वांटिटी परचेज करेंगे। और इसमें इधर अपन बनाएंगे तो इसका रीजन डायग्राम क्या होगा? ये एरो ऊपर की तरफ नहीं होकर नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब y की क्वांटिटी अब कम परचेज कर रहे हैं, उसका रीजन क्या होगा? लेस इनकम स्पेंड ऑन y, या फिर y की प्राइस इंक्रीज हो गई। तो ये दो डायग्राम आपको यहां पर ड्रॉ करने, कर लोगे? चलो कंप्लीट करो।